तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें व्यवहारात्मक जनवाद क्यों, इसके बाद अभिनय और उसका परिणाम। अभिनय इसलिए बोला है क्योंकि लोगों के जीने में नहीं था, है ना, इसलिए अभिनय की बात आई। फिर व्यवहारात्मक जनवाद का स्वरूप, फिर व्यवहारवादी विचार की चर्चा, फिर मानव की मूल प्रवृत्तियों के आधार पर, फिर व्यवहार जो है मानव परंपरा के साथ, फिर 7वां अध्याय अपन ने पढ़ा व्यवहारवादी कार्यकलाप। तो ये 6 और 7 में व्यवहार और व्यवहारवादी कार्यकलाप की चर्चा थी। 8वां और अंतिम अध्याय जो है जन चर्चा की आवश्यकता, क्योंकि बिना जन चर्चा के मानसिकताएं नहीं बन सकती, इसलिए जन चर्चा होना जरूरी है। तो जन चर्चा ही एक ऐसा माध्यम है जो मानसिकताओं का निर्माण करता है। मानसिकताएं जब बनती हैं तभी आचरण में सुगमताएं आती हैं। अभी हम लोग व्यक्तिगत स्तर पे प्रयास करते हैं तो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है और जो बहुत सारी मानसिकताएं हैं उसके इन्फ्लुएंस में हम आ जाते हैं कभी कभी, या उनके दबाव में रहते हैं, या परिस्थितियों का दबाव रहता है। तो इसलिए आचरण में जीने में थोड़ा सा दिक्कत आती है ना, और प्रमाणित करने में और ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसलिए बाबा जी को ऐसा लगता होगा कि जन चर्चा के माध्यम से यदि ये सब मुद्दे उठाए जाते हैं, और ये मुद्दे ऐसे हैं जो मानव को सहज स्वीकृत हैं, मतलब मानव जाति ऐसा ही विचार करना चाहती है, लेकिन जो जन चर्चाएं हैं वो ज़्यादातर युद्ध की चर्चा, राजनीति की चर्चा, यानी नकारात्मकता की चर्चा बहुत ज़्यादा हो गई है। इंद्रियता की, श्रृंगारिकता की, व्यापार की, है ना, युद्ध की, हिंसा की, लड़ाई झगड़े की, इसकी चर्चाएं जो हैं वो समाज में ज़्यादा होती हैं। उसकी जगह यदि व्यवहारात्मक चर्चाएं जो है समाज में प्रचलित होती हैं तो मानसिकता का निर्माण हो सकता है, जिसको हम लोग सकारात्मक मानसिकता कहें या मानवीय मानसिकता कहें, उसका उसका जो है निर्माण हो सकता है। तो इसी बात को उन्होंने विशेष रूप से यहाँ पर प्रतिपादित किया है, और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि मुद्दे क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। तो उन मुद्दों के ऊपर भी बाबा जी ने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है कि इन इन मुद्दों के ऊपर चर्चा हो सकती है। और उसमें उन्होंने सभी प्रकार के मुद्दे लिए हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं, आध्यात्मिक धार्मिक मुद्दे भी हैं, कला संस्कृति साहित्य से जुड़े हुए भी मुद्दे हैं, और इसके बाद मानव के जीने से जुड़े हुए भी मुद्दे हैं, जैसे व्यवहार के मुद्दे हैं, व्यवसाय के हैं, व्यवस्था से संबंधी मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों पे थोड़ा थोड़ा उन्होंने ध्यानाकर्षण कराया है। तो ये ध्यानाकर्षण विधि से हमको ऐसा लगता है कि ये यदि इन सारे मुद्दों पे समाज में चर्चा होती है तो समाज में जो जन चर्चा है उसका स्वरूप बदल सकता है, और उसका स्वरूप बदलता है तो धीरे धीरे समाज में एक मानसिकता क्रिएट हो सकती है, ऐसा ऐसा लगता है। तो यहाँ पर हम लोग जन चर्चा की आवश्यकता के ऊपर बाबा जी क्या कह रहे हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें मानव अपने में कल्पनाशील, कर्म स्वतंत्र होने व बोलने के तरीकों को भाषा को स्वरूप दिया हुआ के रूप में प्रमाणित है। तो बाबा जी कह रहे हैं मानव कैसा है, तो उसमें कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है, और कल्पनाशील कर्म स्वतंत्र होते हुए और उसको बोलने के रूप में, बोलने के तरीकों के रूप में, भाषा के रूप में जो है उसका एक स्वरूप जो है स्पष्ट होता है। हर भाषा में किसी न किसी वस्तु का नाम परस्परता में होने वाली क्रिया, फल, परिणाम का नामकरण हो पाता है। तो भाषा चाहे कोई भी हो, लेकिन हर भाषा में क्रियाओं के नामकरण होते हैं, फल के होते हैं, परिणाम के नामकरण होते हैं। प्रकारांतर से हर मानव किसी न किसी भाषा में अस्तित्व में ही किसी न किसी वस्तु, फल, परिणाम, घटना का नाम जानता ही है। प्रकारांतर से मानव किसी न किसी भाषा में अस्तित्व में ही किसी वस्तु के फल, परिणाम, घटना का नाम जानता है। उसी के साथ क्रिया और प्रक्रियाओं का नाम है, सूझबूझ का भी नाम है, नाम का उच्चारण ही बन चुका है। साथ में यह भी देखा गया है कि गूंगा भी बातचीत करना चाहता है।
इसका भी अभ्यास मानव ने कर लिया है, उसकी भी एक भाषा विकसित कर ली है। इस प्रकार मानव भाषा संपन्न होती है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मानव जो है भाषा से संपन्न क्रिया के रूप में समझ में आता है, जिसमें भाषा के रूप में अपनी कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता के रूप में वो अपने को प्रमाणित करता है। और फिर ये कहा कि भाषा कोई भी हो, लेकिन जो वस्तुएं हैं जो भाषा के माध्यम से इंगित होती हैं या अभिव्यक्त होती हैं या संप्रेषित होती हैं, वो वस्तुएं अस्तित्व में ही होती हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि क्रियाफल परिणाम के नामकरण के रूप में जो है भाषा समझ में आती है। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि दूसरी बात बाबा जी ने ये कही कि भाषा जो है वो हर व्यक्ति चाहता ही है, बातचीत करना हर व्यक्ति चाहता है, और यहाँ तक कि गूंगा व्यक्ति भी बातचीत करना चाहता है, और मानव परंपरा में उसकी भी भाषा विकसित कर ली है। तो इस रूप में इसको बाबा जी मानव भाषा कह रहे हैं कि इस प्रकार मानव भाषा से संपन्न है, चाहे वो गांव का हो, है ना, आदिवासी इलाके का हो, शहरों का हो या महानगर का हो, चाहे किसी भी दुनिया के किसी भी देश, किसी भी भूभाग में हो, लेकिन मानव भाषा से संपन्न है और बातचीत, आपस में बातचीत करना चाहता है। फिर अगले पैराग्राफ में है कि भाषा में जितने भी शब्दों को प्रयोजित करते हैं, कारणवादी, गुणवादी, गणितवादी रूप में वर्गीकृत होता है। तो जितने भी प्रकार के शब्दों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसमें ये 3 प्रकार की भाषा जो है वो देखने को मिलती है, जिसको अपन कारणात्मक या कारणवादी, गुणात्मक या गुणवादी, और गणितात्मक यानी गणितवादी इस रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें मूल रूप से इन सब के मूल में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म का नाम समाहित है। यानी इन तीनों प्रकार की भाषाओं से हम वस्तु के रूप को, गुण को, स्वभाव को, धर्म को ही समझना चाहते हैं। जैसे रूप को समझते हैं तो रूप का एक हिस्सा जो है वो गुणात्मक दृष्टि से समझ में आता है, रूप का जो दूसरा हिस्सा है वो गणित से समझ में आता है। जैसे आकार, आयतन, घनता जो है वो गणित से समझ में आती है, और जो उसका आकार है वो आंख से समझ में आ जाता है, जो एक प्रकार से गुण कहेंगे उसको, है ना, गुण की दृष्टि से। तो इसी तरीके से रूप है, गुण है, स्वभाव है, धर्म है, जो हर इकाई में होता है। मानव इसी को समझना चाहता है। मानव की परस्परता में चर्चा संवाद करता है, जैसे सामान्य भाषा में बातचीत कहते हैं। संवाद के बिना मानव की अभिव्यक्ति अधूरी है। अतएव मानव हर अवस्था से अपने और आगे अवस्था के लिए संवाद आवश्यक है। वो कह रहे हैं कि मानव जहाँ भी है उससे अगली अवस्था में जाने के लिए संवाद की आवश्यकता है। तो जागृति पूर्ण होने के उपरांत भी उसकी निरंतरता के लिए संवाद बना ही रहेगा। बाबा जी कह रहे हैं कि जब मानव चेतना भी आ जाएगी, जागृति पूर्ण होने के उपरांत भी उसकी निरंतरता संवाद के रूप में बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि जागृति के बाद संवाद जो है वो समाप्त हो जाएगा, उसकी निरंतरता बनी रहेगी, क्योंकि जो लोग जागृत हैं वो दूसरों को जागृत करने के अर्थ में संवाद करेंगे, है ना। इस तरीके से संवाद की परंपरा जो है बनी रही। इसके बाद कहा कि जनचर्चा ही शिक्षा संस्कार का शिलान्यास, वातावरण का सूत्र है। तो बाबा जी कह रहे हैं शिक्षा संस्कार की जो क्रिया मानव जाति में आई है उस सबके मूल में भी जनचर्चा ही है। और जो भी, जिसको हम लोग आज वातावरण कहते हैं, जो भी वातावरण बना हुआ है, भौतिकवादी, आदर्शवादी या उपभोक्तावादी आदि आदि, वो सारा वातावरण के मूल में भी जनचर्चा ही है। मानव अपनी परस्परता में संवाद विधियों से तथ्यों को जानने, मानने, पहचानने के आशय का प्रयोग करता है। मानव अपनी परस्परता में संवाद विधियों से तथ्यों को जानने, मानने, पहचानने के आशय का प्रयोग करता है। सर्व मानव में इसकी आवश्यकता रहती ही है,
तथ्य अपने में सह अस्तित्व सहज ही होता है। सह अस्तित्व से मुक्त तथ्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सह अस्तित्व से मुक्त तथ्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सह अस्तित्व से मुक्त होके यदि हम किसी क्रिया या क्रिया शून्यता को समझने की कोशिश करेंगे तो क्रिया शून्यता तो सह अस्तित्व में ही समझ में आती है, क्योंकि क्रिया में ही व्यापक वस्तु की पारगामिता होने के कारण से व्यापक वस्तु क्रिया में पहचानने में आती है। और यदि हम क्रिया को बिना व्यापक के समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ में संपूर्ण तथ्य हाथ में नहीं लगते, आधी अधूरी जानकारी होती। इस विधि से मानव तथ्यान्वेषी होना प्रमाणित होता है। तथ्य पूर्ण स्वरूप मानव में सह अस्तित्वपूर्ण नजरिया और जागृति का प्रमाण ही है। जागृति का प्रमाण सर्व मानव में स्वीकृत है। सह अस्तित्वपूर्ण नजरिए में ध्रुवीकरण होना शेष रहा है। इसे मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद ने प्रस्तावित कर दिया है। अध्ययन पूर्वक सुस्पष्ट होने की संपूर्ण ज्ञान मीमांसा, कर्म मीमांसा और व्यवस्था मीमांसा को स्पष्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मूल बात पहले वाक्य में ये आई कि संवाद से तथ्यों को जानने, मानने, पहचानने के आशय का प्रयोग होता है। दूसरे बात ये कही कि सर्व मानव में इसकी आवश्यकता है। तीसरी बात ये कही कि ये तथ्य जो हैं अपने में सह अस्तित्व सहज ही होते हैं। और फिर ये कहा कि सह अस्तित्व से मुक्त तथ्य को प्राप्त नहीं कर, मान लीजिए कोई तथ्य को हम कहें कि वो सह अस्तित्व से मुक्त है, उस रूप में यदि हम तथ्य को समझने की कोशिश करते हैं तो वो तथ्य पूर्णता के अर्थ में स्पष्ट नहीं होता है। फिर ये कहा कि इसलिए सह अस्तित्व में पूर्ण तथ्य विद्यमान है। तो यदि हम तथ्य को देखें तो वो वही है जिसको रूप, गुण, स्वभाव, धर्म आदि बोल रहे हैं। इस विधि से मानव का तथ्यान्वेषी होना प्रमाणित होता है। तथ्य पूर्ण स्वरूप मानव में सह अस्तित्वपूर्ण नजरिया और जागृति का ही प्रमाण है। जागृति का प्रमाण मानव में स्वीकृत है। सह अस्तित्वपूर्ण नजरिए में ध्रुवीकरण होना शेष है। और उसको कह रहे हैं कि इसको मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद से प्रस्तावित कर दिया है। अध्ययन पूर्वक सुस्पष्ट होने की संपूर्ण ज्ञान मीमांसा, कर्म मीमांसा और व्यवस्था मीमांसा को स्पष्ट कर दिया है। फिर कह रहे हैं कि सुदूर विगत से ज्ञान मीमांसा, कर्म मीमांसा का पक्षधर रहा है मानव। ये दोनों प्रतिपादन रहस्य से मुक्त नहीं हो पाए। ये दोनों प्रतिपादन तो हुए हैं, लेकिन ये प्रतिपादन रहस्य से मुक्त नहीं हो पाए। विगत प्रयास के अनुसार वर्तमान में मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के अनुसार स्पष्ट हो जाता है। इसे हर मानव जांच परख सकता है, कर्माभ्यास पूर्वक प्रमाणित कर सकता है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ये दोनों प्रतिपादन रहस्य से मुक्त नहीं हो पाए हैं। ये मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के अध्ययन में स्पष्ट हो जाता है। फिर ये भी कह रहे हैं कि इसको हर मानव जांच परख सकता है, कर्माभ्यास पूर्वक प्रमाणित कर सकता है मध्यस्थ दर्शन को, है ना। हर मानव संवाद के लिए इच्छुक है। संवाद में परस्पर भरोसा करना भी आवश्यक है। भरोसा इस बात का कि संवाद से हम निश्चित ठौर पर पहुंच पाते हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति संवाद करना चाहता है, उसका इच्छुक है। फिर ये कह रहे हैं कि संवाद में परस्पर भरोसा करना भी आवश्यक है। भरोसा किस बात का भरोसा? तो संवाद से हम एक निश्चित समाधान तक, निश्चित ठौर तक, है ना, निश्चित तथ्य तक, निश्चित जानकारी तक पहुंचते हैं। यह परस्पर मानव में व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। व्यक्तित्व आहार विहार व्यवहार के रूप में पहचानने में आता है। इस क्रम में मानव के द्वारा एक दूसरे को पहचानने का अभ्यास सर्वाधिक रूप में सार्थक हो चुका है। अर्थात हर मानव में अपने अपने तरीके से जांचने की विधि बन चुकी है। यह मानव कुल के उत्थान की एक यथास्थिति है। यह यथास्थिति स्वयं आगे की यथास्थिति के लिए आधार है ही। इसलिए मानव संवाद पूर्वक ही यथास्थिति तक, सत्यता तक, यथार्थता तक, वास्तविकता तक पहुंच पाता है। पहुंच पाने का मतलब
स्वीकृत होने और प्रमाणित होने से है। इस क्रम में हम मानव आसानी से स्वीकार सकते हैं। मंगल मैत्री पूर्वक संवाद कार्य को परिवार से चलकर विश्व परिवार तक व्यवस्थित विधि से संपन्न कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता सदा सदा से बनी ही रहेगी। फिर आगे कहा कि जनचर्चा में सामाजिक सूत्रों का उद्घाटन। मानव की परस्परता में संवाद एक स्वाभाविक क्रिया है। आशय व तथ्यों के प्रति विश्वास जताना और परस्परता में स्वीकृति की एकरूपता को पहचान पाना ही परस्परता में दृढ़ विश्वास का आधार होता है, जिसकी निरंतरता पे भरोसा होता है। यही विश्वास है। ऐसा विश्वास हर मानव की परस्परता में आवश्यक है ही। मानव की परस्परता में संवाद एक स्वाभाविक क्रिया है। आशय व तथ्यों के प्रति विश्वास जताना परस्परता में स्वीकृति की एकरूपता को पहचान पाना ही परस्परता में दृढ़ विश्वास का आधार होता है, जिसकी निरंतरता पे भरोसा होता है। यही विश्वास है। ऐसा विश्वास हर मानव की परस्परता में आवश्यक है ही, जिससे निरंतर वांछित तथ्यों के साथ जीने की संभावना को सूत्रित कर देता है। यही समाज का सूत्र है। इसी जन संवाद विधि से, अध्ययन विधि से, परीक्षण विधि से हम विश्वास करने योग्य हो जाते हैं। जिस आशय से संवाद करते हैं उन सूत्रों से अवगत होना बन जाता है। उसके अनंतर प्रमाणित होना भी बन जाता है। प्रमाणित होने की इच्छा सर्व मानव में निहित है ही। तो इसमें ये कहा कि मानव की परस्परता में संवाद एक स्वाभाविक क्रिया है। आशय व तथ्यों के प्रति विश्वास जताना और परस्परता में स्वीकृति की एकरूपता को पहचान पाना ही परस्परता में दृढ़ विश्वास का आधार है, जिसकी निरंतरता पे भरोसा होता है। यही विश्वास है। ऐसा विश्वास हर मानव की परस्परता में आवश्यक है ही, जिससे निरंतर वांछित तथ्यों के साथ जीने की संभावनाओं को सूत्रित कर देता है। यही समाज का सूत्र है। इसी जन संवाद विधि से, अध्ययन विधि से, परीक्षण विधि से हम विश्वास करने के योग्य हो जाते हैं। जिस आशय से संवाद करते हैं उन सूत्रों से अवगत होना बन जाता है। उसके अनंतर प्रमाणित होना भी बन जाता है। प्रमाणित होने की इच्छा सर्व मानव में निहित है ही। फिर आगे कहा कि व्यवहार सूत्रों को प्रमाणित करना उद्देश्य है। व्यवहार सूत्रों को प्रमाणित करना उद्देश्य है। उसके मूल में मानव की परस्परता में ही व्यवहार होना पाया जाता है। तो व्यवहार सूत्रों को प्रमाणित करना उद्देश्य है और व्यवहार का पहचान मानव की परस्परता में होना पाया जाता है। संपूर्ण व्यवहार और कार्य मानव के साथ और मानव प्रकृति के साथ करता है। व्यवहार मानव के साथ और कार्य जो है मानव प्रकृति के साथ करता है। इन सब का फल परिणाम मानव व्यवस्था में अपनी पहचान को स्थापित करना ही है। और इसका पर्पस क्या है? मानव के बीच में व्यवहार और मानव प्रकृति के बीच में कार्य का। तो वो कह रहे हैं कि इन सब का फल परिणाम मानव व्यवस्था में अपनी पहचान को स्थापित करना चाहता है। यही स्वराज्य व्यवस्था का सूत्र है। इस प्रकार हम अपने वैभव को अर्थात मानव में से के लिए होने के प्रमाण को व्यवस्था में, व्यवहार में प्रमाणित करना देखा गया है। ऐसे प्रमाण के साथ हर मानव जागृति के फलन में समझदारी में ही समझदारी की महिमा के रूप में अथवा फलन के रूप में समाधान संपन्न हो जाता है। यही संवाद का प्रयोजन है।
फिर अगला पैरा है जन चर्चा में सह अस्तित्व की अपेक्षा। जन संवाद के मूल में एक से अधिक व्यक्तियों का होना सर्वविदित है। चर्चा यदि किसी झाड़ पत्थर के साथ करते हैं तब आदमी के संतुलित होने के बारे में सोचना पड़ेगा, मानसिक संतुलन है कि नहीं, है ना। ऐसे सोचने में ऐसा देखा गया है कि झाड़ पत्थर इमारतों के साथ चित्र मूर्ति के सामने जितनी भी प्रार्थना की जाती हैं वह सब पूजा पाठ के नाम से पहचाना गया है। वार्तालाप तो झाड़ पत्थर के साथ करता है, वह सब प्रलाप कहलाता है। प्रलाप का मतलब है अपना दुख व्यक्त करना, रोना गाना आदि आदि। व्यक्ति में प्रलाप का पहचान मानव में मानसिक रोगी के रूप में पहचाना गया है। वह भी आयुर्वेद के अनुसार अति त्रिदोष होने से प्रलाप करता है, ऐसा लिखा है। देखने में भी ऐसा लगता है कि अज्ञान से भी प्रलाप होता है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ये झाड़ पत्थर मूर्ति है ना, देवी देवता आदि, इन सब से हम प्रार्थना करके इनसे संवाद कर लेंगे, तो कह रहे हैं कि ये होता नहीं है। और यदि इस सारे संवाद को यदि देखें या हम जिसको प्रार्थना कह रहे हैं उसको देखें तो ज़्यादातर लोग मंदिरों में या ऐसी जगह पे जाके केवल रोना गाना ही करते हैं, अपना दुख जो है वो वहाँ पर व्यक्त करते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि ये जो रोना गाना है जिसको प्रलाप कह रहे हैं, ये एक प्रकार का मानसिक रोग है। और कह रहे हैं कि आयुर्वेद में इस रोग को अति त्रिदोष, यानी जो कपित बाद है, जब वो बहुत ज़्यादा कुपित हो जाते हैं उसको भी प्रलाप कहते हैं, ऐसा लिखा है। उस समय भी मानव प्रलाप करता है, देखने में भी ऐसा ही लगता है। फिर वो कह रहे हैं कि ये तो शरीर के आधार पे हो गया, लेकिन अज्ञान से भी प्रलाप होता है। हर मानव अपने को रोगी होना स्वीकारता नहीं है। स्वस्थता की अपेक्षा सब में निहित है। स्वस्थता का तात्पर्य स्वस्थ मानव शरीर के द्वारा जागृति प्रमाणित होना। शरीर के द्वारा प्रमाणित होने का तात्पर्य परिवार व्यवस्था में प्रमाणित होना और समग्र व्यवस्था में प्रमाणित होना है। इससे यह पता लगता है या पता चलता है कि मानव संवाद मानव के साथ ही सार्थक होना पाया जाता है। इस बीच में कुछ ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली है कि जीव जानवरों के साथ भी मानव अपना संभाषण करता है। इस संवाद में स्वयं को बोलना होता है, उसके उत्तर स्वयं ही स्वीकार लेना होता है। इस विधा में ऐसा देखा गया है कि मानव ने जो कहा उसके आधार पर उत्तर स्वीकारा गया। जैसे तोता मैना कुत्ता बिल्ली गाय घोड़ा बाघ भालू आदि के साथ मानव अपने संकेतों को प्रसारित करता है, उसके बदले में वह संकेतों के अनुसार अनुकरण कर दिया उसे सार्थक मान लेते हैं, यानी उन्होंने उसका रिस्पांस कर दिया तो मान लेते हैं। मानव के संकेतों को जीव जानवर ग्रहण करते हैं। निष्कर्ष निकलता है कि सार्थक संवाद मानव मानव के साथ ही कर पाता है। इसे भली प्रकार से देखा गया है, दूसरी विधि से सार्थक हो ही नहीं सकता। मानव में यही विशेषता है, समझने और फल परिणाम में एक रूपता आ जाती है। यही समाधान है। समाधान के लिए संपूर्ण जन चर्चा है। तो इसमें मूल बात एक कही गई, जन चर्चा में सह अस्तित्व की अपेक्षा। तो इसमें ये कहा कि मानव का संवाद जो है मानव के साथ ही होता है। झाड़ पत्थर है ना, जीव जानवर मूर्ति इमारत आदि के साथ जो वार्तालाप होता है उसमें संवाद पूरा होता नहीं, संवाद सफल नहीं होता है। और जो लोग इस तरीके का संवाद करते हैं उसमें प्रलाप ही होता है, मूल रूप से प्रलाप होता है। और व्यक्ति में प्रलाप का पहचान मानव में मानसिक रोगी के रूप में पहचाना जाता है। आयुर्वेद भी इसको अति त्रिदोष कहते हैं। देखने से भी ऐसे ही लगता है। फिर ये कह रहे हैं कि अज्ञान में भी प्रलाप होता है और मानव को रोगी होना स्वीकार नहीं है, क्योंकि हर मानव स्वस्थता की अपेक्षा रखता है। तो शरीर के द्वारा प्रमाणित होने का तात्पर्य परिवार व्यवस्था में प्रमाणित होना, समग्र व्यवस्था में प्रमाणित होना, और इसके लिए स्वस्थता की आवश्यकता होती है। फिर कह रहे हैं इससे यह भी पता लगता है कि संवाद मानव मानव के साथ ही होता है। फिर वो कह रहे हैं कि अभी कुछ लोग जानवरों के साथ जो है संभाषण करते हैं, तो उसमें यदि जीव जानवर संकेत ग्रहण करके उसके अनुसार उसको अनुकरण कर लेते हैं
तो कहते हैं कि ये सार्थक हो गया। जैसे हम कुत्ते को कोई निर्देश देते हैं वैसा कुत्ता कर लेता है, तो हम कहते हैं ये सार्थक हो गया। फिर कह रहे हैं कि मानव के संकेत को जीव जानवर ग्रहण करते हैं, इतना ही निष्कर्ष निकलता है। फिर कह रहे हैं कि जिसको सार्थक संवाद कहते हैं वो मानव का मानव के साथ ही हो पाता है, इसे भली प्रकार से देखा गया है, दूसरे किसी से सार्थक हो नहीं सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। मानव में यही विशेषता है, समझने और फल परिणाम में एक। तो इससे संवाद से क्या होता है, तो समझने में और फल परिणाम में एक रूपता आ जाती है, और यही समाधान है। जैसे भाषा में आ जाती है, जैसे हम लोग पानी बोलते हैं तो पानी के रूप में एक समाधान जो है सभी मानव को स्वीकार रहता है, क्योंकि वस्तु जो है एक जैसी रहती है, उसका अर्थ एक जैसा रहता है, उस अर्थ में वस्तु एक रूपता के अर्थ में पहचानने में आती है। पानी के साथ उसका जो फल परिणाम है वो जुड़ा ही रहता है कि उसको पीने से प्यास बुझती है, उसमें भी समानता आ जाती है कि सबका प्यास बुझता है। तो एक भौतिक उदाहरण से अपन इसको समझने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे ही व्यवहारगत उदाहरणों से भी समझ सकते हैं। समाधान के लिए ही संपूर्ण जन चर्चा, ऐसा कह रहे हैं। फिर आगे लिखा है, जन चर्चा में वास्तविकता को परखने की विधि, यथार्थता को उद्घाटित करने की विधि और सत्यता को स्वीकारने की विधि। तो मानव संवाद में, अध्ययन में वस्तु कैसी है इस बात को बोध कराने की अपेक्षा स्पष्ट हुई है। मानव जब परस्परता में संवाद अध्ययन कर पाता है, उक्त आशय के अर्थ में ही होना पाया जाता है। यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता ही अध्ययन के लिए सर्व मुद्दा है। इन मुद्दों पर जन चर्चा होना अर्थात मानव में परस्परता में संवाद होते आया है। सह अस्तित्ववादी विधि से वास्तविकता को परखने की अर्थात जांचने की विधि स्पष्ट है। वस्तु कैसी है इसे अध्ययनगम, बोधगम और अनुभवगम होना ही परखने का तात्पर्य है। क्यों कैसे का उत्तर पाना ही समाधान है। हम संपूर्ण संवाद समाधान के लिए ही करते हैं। व्यापक वस्तु में एक एक वस्तु है, यही मूलतः सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व में संपूर्ण इकाइयां चार अवस्थाओं में द्रष्टव्य हैं, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था के रूप में हैं। ज्ञानावस्था में मानव ही यह सब अध्ययन करने के लिए उत्सवित और प्रयत्नशील है। इन प्रयत्न में संवाद भी एक प्रयत्न है। प्रयत्न का तात्पर्य प्रयोजनों को पहचानने के लिए किया गया कायिक, वाचिक, मानसिक श्रम। इससे स्पष्ट है कि हम प्रयोजनों को पहचानना ही चाहते हैं। मानव का प्रयोजन जीवनाकांक्षा, मानवाकांक्षा को प्रमाणित करना है। जीवनाकांक्षा यानी सुख, शांति, संतोष, आनंद, मानवाकांक्षा समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्त्र को प्रमाणित करना है। जागृति पूर्वक ही वास्तविकता को हर अवस्था और पदों में पहचाना जाता है। पद चार होना स्पष्ट है, प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद, दिव्य पद। इनमें से प्राण पद में पदार्थावस्था, प्राण अवस्था के संयुक्त कार्यकलापों का अध्ययन है। इस अध्ययन में इसकी परस्परता में पूरकता विधि प्रभावशील रहना पाई जाती है। पूरकता के आधार पर सभी पद प्रतिष्ठा यथा स्थिति रूपी अवस्थाएं होना द्रष्टव्य है। इसी तथ्य के आधार पर वस्तु कैसा है यह बोध होना आवश्यक है। फिर आगे है, पदार्थावस्था की संपूर्ण वस्तुओं में मूलतः परमाणु है। हर परमाणु अपने त्व सहित व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। यही मूलतः है वस्तु कैसा है का उत्तर है।
क्योंकि हर वस्तु अपने त्वा सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करती है, यही यथार्थता है, यही सभी पदों में द्रष्टव्य है। त्वा सहित व्यवस्था है, त्वा सहित व्यवस्था के क्रम में हर वस्तु स्वभाव गति में होती है। मानव की स्वभाव गति जागृति पूर्वक ही स्पष्ट होती है। हर मानव अपनी स्वभाव गति में होने के आधार पर अध्ययन करने योग्य होता है। हर वस्तु की त्वा सहित व्यवस्था के रूप में पहचान ही वास्तविकता है। मानव अपने को मानवत्व सहित व्यवस्था के रूप में पहचानना वास्तविकता है। अवगत रहना आवश्यक है। अवगत होने का तात्पर्य आवश्यकीय पद्धति प्रणाली से विदित रहने से है। ऐसे अवगत होने के मूल में सह अस्तित्व दर्शन जीवन ज्ञान मूल वस्तु के रूप में पहचाना गया है। इसके विधिवत अध्ययन के चलते हर परिस्थिति में हर आयाम कोण में विधिवत प्रस्तुत होना बन जाता है, जिससे जागृति और जागृति की महिमा प्रमाण में प्रस्तुत हो जाए। यथार्थताएं यही है। मानव व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना यथार्थता है। स्वभाव गति वास्तविकता है। सत्यता अपने स्वरूप में सहअस्तित्व विधि से नित्य वर्तमान है। इसी तथ्य के आधार पर यथार्थता वास्तविकता निरंतर उदयमान प्रकाशमान है। इसे समझने का अधिकार केवल मानव में ही है। इसे पूर्णतया हृदयंगम कराने के लिए मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद प्रस्तुत है। तो ये जो पिछले पेज से 228 में जो हमने जन चर्चा में वास्तविकता को परखने की विधि, यथार्थता को उद्घाटित करने और सत्यता को स्वीकारने की विधि की बात आई है, तो इसमें ये कहा कि मानव संवाद में अध्ययन में वस्तु कैसी है, इस बात को बोध कराने की अपेक्षा स्पष्ट हुई है। मानव जब परस्परता में संवाद या अध्ययन करता है, उसमें उक्त आशय के अर्थ में ही होना पाया जाता है। यथार्थता वास्तविकता सत्यता ही अध्ययन के लिए सर्व मुद्दा है। इस मुद्दे पे जन चर्चा होना अर्थात मानव में परस्परता में संवाद होते आया है। सहअस्तित्ववादी विधि से वास्तविकता को परखने की अर्थात जांचने की विधि स्पष्ट है। वस्तु कैसी है, इसे अध्ययनगम बोधगम अनुभवगम होना ही परखने का तात्पर्य है। क्यों कैसे का उत्तर पाना ही समाधान है। हम संपूर्ण संवाद समाधान के लिए ही करते हैं। व्यापक वस्तु में एक एक वस्तु है, यही मूलतः सहअस्तित्व है। व्यापक में संपूर्ण इकाइयाँ 4 अवस्थाओं में द्रष्टव्य हैं, जो पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था है। ज्ञानावस्था में मानव ही यह सब अध्ययन करने के लिए उत्सवित और प्रयत्नशील है। इस प्रयत्न में संवाद भी एक प्रयत्न है और प्रयत्न का तात्पर्य प्रयोजनों को पहचानने के लिए किया गया कायिक वाचिक मानसिक श्रम है। इससे स्पष्ट है कि हम प्रयोजनों को पहचानना ही चाहते हैं। मानव का प्रयोजन जो है जीवनाकांक्षा मानवाकांक्षा को प्रमाणित करना है। जागृति पूर्वक ही वास्तविकता को हर अवस्था हर पद में पहचाना जाता है। फिर पद 4 हैं, प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद, दिप पद। इनमें से प्राण पद में पदार्थ और प्राण अवस्था के संयुक्त कार्यकलापों का अध्ययन है। इस अध्ययन में इनकी परस्परता में पूरकता विधि प्रभावशील रहना पाई जाती है। पूरकता के आधार पर सभी पद प्रतिष्ठा यथा स्थिति रूपी अवस्थाएं होना द्रष्टव्य है। इसी तथ्य के आधार पर वस्तु कैसा है, यह बोध होना आवश्यक है। पदार्थावस्था की संपूर्ण वस्तुओं में मूलतः परमाणु है। हर परमाणु अपने त्व सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है, यही मूलतः वस्तु कैसा है का उत्तर है। क्योंकि हर वस्तु अपने त्व सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी करती है, यही यथार्थता है, यही सभी पदों में द्रष्टव्य है। त्व सहित व्यवस्था क्रम में हर वस्तु स्वभाव गति में होती है। मानव की स्वभाव गति जागृति पूर्वक ही स्पष्ट होती है। हर मानव अपनी स्वभाव गति में होने के आधार पर अध्ययन करने के योग्य होता है।
हर वस्तुत्व सहित व्यवस्था के रूप में पहचान ही वास्तविकता है। मानव अपने मानवत्व सहित व्यवस्था के रूप में पहचानना वास्तविकता है। अवगत रहना आवश्यकता है। अवगत होने का तात्पर्य आवश्यकीय पद्धति प्रणाली से विदित रहने से है। ऐसे अवगत होने के मूल में सहअस्तित्व दर्शन जीवन ज्ञान मूल वस्तु के रूप में पहचाना गया। इसके विधिवत अध्ययन के चलते हर परिस्थिति में, हर कोण, हर आयाम में विधिवत प्रस्तुत होना बन गया, जिससे जागृति और जागृति की महिमा प्रमाण में प्रस्तुत हो जाए। यही यथार्थता है। मानव व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना ये यथार्थता है। स्वभाव गति में रहना वास्तविकता है। सत्यता अपने स्वरूप में सहअस्तित्व विधि से नित्य वर्तमान है। इन्हीं सत्यता के आधार पर यथार्थता वास्तविकता निरंतर उदयमान प्रकाशमान है। इसे समझने का अधिकार केवल मानव में है। इसे पूर्णतया हृदयंगम कराने के लिए मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद प्रस्तुत है। जन चर्चा में मानवाकांक्षा का प्रबल स्थान। सर्व मानव संवाद करने के योग्य इकाई होना सुस्पष्ट हो चुका है। संवाद का अंतिम लक्ष्य मानवाकांक्षा का पहचान होना है, उसे प्रमाणित करना ही है। मानवाकांक्षा के स्थान पर समाधान, समृद्धि, अवश्य स्थिति प्रमाण है। इसे प्रमाणित करना मानव में से के लिए परम आवश्यक है। मानव सदा सदा अपने में संतुष्ट होने के अर्थ में सारा संवाद और अध्ययन करता है, कार्य और व्यवहार भी करता है। पाने की स्थली में रिक्त रहने के स्थान पर ही लक्ष्य के अर्थ में संवाद प्रबल कारण होना पाया जाता है। पाने की स्थली में रिक्त रहने के स्थान पर लक्ष्य के अर्थ में संवाद प्रबल कारण होना पाया जाता है। सभी देशकाल परिस्थितियों में सदा सदा से मानव लक्ष्य अन्वेषी रहा है, यानी लक्ष्य का अन्वेषण करने वाला रहा। यही एक महत्वपूर्ण सूत्र मानव मन में घर किए आया है। इसी सूत्र के आधार पर मानव अपने को अध्ययन में लगाता है, फलस्वरूप संवाद भी करता है। संवाद और अध्ययन के आधार पर ही निष्कर्ष निकलता है। जब कभी भी निष्कर्ष निकलता है तब मानवाकांक्षा अर्थात मानव लक्ष्य से सूत्रित होता है। जैसे कोई भी संवाद अध्ययन समाधान तक पहुंचने के पहले तृप्ति बिंदु मिलता नहीं है। अतृप्ति पुनः शोध का कारण बनती है। इससे यह पता चलता है कि शोध के अनंतर शोध गम्य स्थली तक पहुंच सके। अतएव निष्कर्ष यही है कि जन चर्चा अथवा संवाद, विमर्श, विश्लेषण, विवेचनाएं, समाधान, समृद्धि अवश्य अस्तित्व से सूत्रित होने से ही है। इसे सार्थक रूप में पहचान करने के लिए मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद प्रस्तुत है। फिर अगला है जन चर्चा में मानवीयतापूर्ण योजनाओं की स्वीकृति। जागृतिपूर्ण मानव मानवीयतापूर्ण पद्धति से ही योजना, कार्य योजना, व्यवहार योजना को सार्थक बना पाता है। सार्थकता का मूल बिंदु अर्थात मूल स्वरूप मानवीय व्यवस्था में भागीदारी करना ही है। मानवीय व्यवस्था अपने में स्वराज्य व्यवस्था ही है, जिसकी आवश्यकता सदा से बनी है। मानव अपने में जागृति क्रम में ही ज़्यादा देर लगाता है। जागृति क्रम में संतुष्टि हर मंजिल में प्राप्त होने के आधार पर जागृति अवश्य संभावी हो गई है। तो इसमें ऐसा कहा कि जागृतिपूर्ण मानव मानवीयतापूर्ण पद्धति से ही योजना, कार्य योजना, व्यवहार योजना को सार्थक बना पाता है। सार्थकता का मूल बिंदु अर्थात मूल स्वरूप मानवीय व्यवस्था में भागीदारी करना है। मानवीय व्यवस्था अपने में स्वराज व्यवस्था ही है,
जिसकी आवश्यकता सदा सदा से बनी रही है या बनी है। मानव अपने में जागृति के क्रम में ज्यादा देर लगाता है। जागृति क्रम में असंतुष्टि हर मंजिल में प्राप्त होने के आधार पर जागृति अवश्यंभावी हो गई है। जागृति पूर्वक ही मानव मानवीय व्यवस्था को अपनाया करता है, अन्यथा भ्रमित रहता है। भ्रमित रहने तक मानव स्वयं अव्यवस्थित रहता है, अन्य से व्यवस्था की अपेक्षा करता है, स्वयं समस्या को प्रस्वित कर देता है, अन्य से समाधान चाहता है, यही भ्रम कहलाता है। तो जागृति पूर्वक ही मानव मानवीय व्यवस्था को अपनाया करता है, अर्थात भ्रमित रहता है। भ्रमित रहने तक स्वयं अव्यवस्थित रहता है, अन्य से व्यवस्था की अपेक्षा करता है, स्वयं समस्या को प्रस्वित कर देता है, अन्य से समाधान चाहता है, यही भ्रम कहलाता है। भ्रमवश मानव परेशान होता है। परेशानियों से मुक्त होने की अपेक्षा हर समस्याग्रस्त मानव में निहित है। इन्हीं आधारों पर जागृति अवश्यंभावी हो गई है। शुभ संकेत यही है कि मानव को जागृति स्वीकार होती है, भ्रम स्वीकार नहीं होता है। जागृति के अनंतर ही हम मानव सदा सदा समाधान परंपरा के रूप में प्रमाणित हो पाते हैं। ऐसी शुभ घटना के लिए शुभ सूचना के रूप में मध्य दर्शन सह अस्तित्ववाद मानव कुल के लिए प्रस्तुत हुआ है। तो एक बार फिर से पढ़ रहा हूं इसको। जागृति पूर्वक ही मानव मानवीय व्यवस्था को अपनाया करता है, अन्यथा भ्रमित रहता है। भ्रमित रहने तक स्वयं अव्यवस्थित रहता है, अन्य से व्यवस्था की अपेक्षा करता है, स्वयं समस्या को प्रस्वित कर देता है, अन्य से समाधान चाहता है, यही भ्रम कहलाता है। भ्रम बस मानव परेशान होता है। परेशानियों से मुक्त होने की अपेक्षा हर समस्याग्रस्त मानव में निहित है। इन्हीं आधारों पर जागृति अवश्यंभावी हो गई है। शुभ संकेत यही है कि मानव को जागृति स्वीकार होती है, भ्रम स्वीकार नहीं होता है। जागृति के अनंतर ही हम मानव सदा सदा समाधान परंपरा के रूप में प्रमाणित हो पाते। ऐसी शुभ घटना के लिए सूचना के रूप में मध्य दर्शन सह अस्तित्ववाद मानव कुल के लिए प्रस्तुत है। एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। तो जन चर्चाओं में उत्सवों की परिकल्पना, इसको पढ़ लेते हैं। हर मानव बारंबार उत्सवित होने की अपेक्षाओं को अपने में समावेश कर लिया है। उत्सव का तात्पर्य उत्साह पूर्वक, उत्साह का तात्पर्य थोड़े प्रयत्नों के साथ साहसिकता पूर्वक अथवा धैर्य और प्रशस्त प्रक्रिया पूर्वक मानव लक्ष्य के लिए समझदारी के लिए किया गया प्रयास, यही उत्सव का तात्पर्य है। हर मानव बारंबार उत्सवित होने की अपेक्षाओं को अपने में समावेश कर लिया है। उत्सव का तात्पर्य उत्साह पूर्वक, उत्साह का तात्पर्य थोड़े प्रयत्नों के साथ साहसिकता पूर्वक अथवा धैर्य और प्रशस्त प्रक्रिया पूर्वक मानव लक्ष्य के लिए समझदारी के लिए किया गया प्रयास, यही उत्सव का तात्पर्य है। ऐसे उत्सव बारंबार होना ही अभ्युदय है। अभ्युदय का तात्पर्य सर्वतोमुखी समाधान से है। मानव को सदा ही सोचने की आवश्यकता है। इसी आधार पर कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता मानव के लिए वरदान माना गया है। इसी कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता वश और स्पष्टता की ओर गति हुई है। इसी कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता वश और स्पष्टता की ओर गति हुई है। स्पष्टता ही विज्ञान विवेक के रूप में प्रमाणित होती है। सह अस्तित्व बोध और अनुभव इसी क्रम में संपन्न हुई है। इसलिए मानव सदा सदा से अभ्युदयशील है ही। उत्सवों का आयोजन सदा सदा से ही रहा है।
ऐसे उत्सव 21वीं शताब्दी के आरंभ तक भय, प्रलोभन, अपराध, श्रृंगारिकता की सीमा में सिमटता गया। अपराध सामाजिक सूत्रों से सूत्रित नहीं हो पाता है, साथ में श्रृंगारिकता भी सामाजिक सूत्रों से सूत्रित नहीं हो पाती है। इस 21वीं सदी तक हम मानव श्रृंगारिकता और अपराध को रोमांचकता का आधार मानते आए हैं। रोमांचकता अपने आप में उत्साह माना जाता है, जबकि उत्सवित होने का तात्पर्य वास्तविकता, यथार्थता, सत्य को उद्घाटित करना ही है। तो इस पैरे में ये कहा कि उत्सवों का आयोजन सदा सदा से ही रहा है। ऐसे उत्सव 21वीं शताब्दी के आरंभ में भय, प्रलोभन, अपराध और श्रृंगारिकता की सीमा में सिमट गया है। अपराध और श्रृंगारिकता सामाजिक सूत्रों से सूत्रित होते नहीं हैं। 21वीं सदी तक हम ये देख रहे हैं कि हर मानव श्रृंगारिकता और अपराध को रोमांचकता का आधार मानते हैं। रोमांचकता अपने आप में उत्साह माना जाता है भ्रमित परंपरा में, जबकि उत्सवित होने का तात्पर्य है वास्तविकता, यथार्थता, सत्यता को उद्घाटित करना है। इन तथ्यों की कसौटी के आधार पर अपराध और श्रृंगारिकता का मूल्यांकन कर पाते हैं। इन दोनों के साथ उत्सवों को हम जोड़ते रहे हैं, इसी के साथ भय, प्रलोभन को जोड़ते रहे हैं। यह सभी प्रयास असामाजिकता के रूप में प्रदर्शित हुई। अंततः प्रयासों की निरर्थकता मान लेने की स्थिति पे पहुंच रहे हैं। इसका निराकरण यथार्थ रूप में मानव की स्वभाव गति, समझदारी, समाज गति, व्यवस्था में भागीदारी ही है। इस प्रकार यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता ही उत्सव का आधार है। तो हम लोग इस पैराग्राफ में यही समझ पाए हैं ना कि श्रृंगारिकता, अपराध जो है वो सामाजिकता से जुड़ता नहीं है। इसमें जो रोमांच पैदा होता है वो उत्सव नहीं है ना। और मानव ने अभी जो है भय, प्रलोभन, अपराध, श्रृंगारिकता इसी को यहीं तक उत्सव को सीमित कर लिया है। जबकि उत्सव क्या है, तो वो कह रहे हैं वास्तविकता, यथार्थता, सत्यता को उद्घाटित करना, यही उत्सव है। यह सभी प्रयास जो असामाजिकता के रूप में प्रदर्शित हुई है, जो अपराध, श्रृंगारिकता के आधार पर उत्सव की, अंततः प्रयासों की निरर्थकता मान लेने की जगह पर पहुंच गए हैं। इसका निराकरण यथार्थ रूप में मानव की स्वभाव गति, समझदारी, समाज गति, व्यवस्था में भागीदारी ही है। इस प्रकार यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता ही उत्सव का आधार है। तो हम लोग यहाँ रुकते हैं, फिर 8 पेज बचे हुए हैं, तो कल उसका पठन करेंगे। अभी कुछ चर्चा कर सकते हैं अपन। हेलो, बताइए कुछ। आवाज नहीं आ रही है। कौन बोल रहा है? उनकी आवाज नहीं आ रही। भैया पूर्णिमा दीदी बोल रहे हैं। आवाज आ रही है आपको उनकी? नहीं भैया, कट रही है ना। अच्छा, दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है, और स्पीकर भी आपका जो माइक है वो भी ऑफ दिख रहा है। तो यदि आपको कुछ बोलना है तो पहले माइक को ऑन करके बोलना पड़ेगा। प्रशस्त का अर्थ क्या है ना? प्रशस्त का मतलब प्रस्तुत होने के अर्थ में ही है। मार्ग प्रशस्त करना कहते हैं ना, मार्ग प्रशस्त करना, मार्गदर्शन देना भी मार्ग प्रशस्त करना, इस तरीके से उपयोग करते हैं प्रशस्त शब्द का। कल के ही पठन में था भैया। हाँ जी योगेश भाई, कल के ही पठन में
प्रशस्त को बहुत हाँ अच्छे से बाबा जी ने बताया है। हल्का हाँ, वो आप पढ़ के सुना दीजिए अगर मिल जाए मेरे कहीं पास तो। वो पेज नहीं है, लेकिन उसकी अच्छा, बुक सारांश नहीं है। मुझे जिस तरह से पकड़ में आया कि अगली पीढ़ी के लिए मार्ग तैयार करना जीने लायक, ऐसा कुछ जो है मेरे ध्यान में आ रहा है। लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से बाबा जी ने एक सेंटेंस में ही जो है प्रशस्त शब्द को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। कल के ही पठन में था वो। आज भी प्रशस्त शब्द आया है ना, अच्छा, तो आज वो नहीं इसी सुना अर्थ में, मैंने। हाँ इसी अर्थ में आया है प्रशस्त। अच्छा, बस 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 बस, मार्ग प्रशस्त करना। हम्म। हाँ जी। हम लोग इसको यूज भी करते हैं ना, प्रशस्त शब्द, हाँ भैया। मार्ग प्रशस्त करना, हाँ हाँ। दिशा दिखाना, हाँ जी। यानी इस, या कोई बात को समझा पाना, उसको भी प्रशस्त करना, स्पष्ट कर पाना। मुझे लगता है भैया प्रशस्त शायद जो है ना परंपरा के अर्थ में, परंपरा बनाने के अर्थ में जो है एक तैयार करना कुछ, हम्म। ऐसा कुछ समझ रहा हूं मैं। ठीक बात। और बताइए। पाठक जी, ये पेज नंबर 420 पे ना, 220 पे, सॉरी। हेलो। जी जी बोलिए। इसमें ना एक मुद्दा उठाया था जब न्याय सुरक्षा की बात हो रही थी ना, विश्व 10वें सोपान में। 220 में। हाँ, 220 में। 220 में तो एक पैराग्राफ जो है ये लिखा है कि यह भी कल्पना मानव हाँ कुल कर सकता है कि दूसरे किसी पृथ्वी हाँ, से इस पृथ्वी इसमें पे कोई ये आ। कह रहे हैं कि जो अपन बात करते रहते हैं ना कई बार, भाई कोई एलियंस का अटैक हो जाएगा, हाँ हाँ। दूसरी पृथ्वी से कोई आदमी आके अटैक कर सकता है, ये मुद्दा छोड़ के इसमें फिर इसका क्या समाधान बताया, ऐसा कुछ इसमें मतलब निकला नहीं, मतलब मेरे को। मैं समझा नहीं, क्या प्रश्न आपका स्पष्ट नहीं हुआ। मेरा प्रश्न ये है कि बाबा जी ने एक प्रश्न उठा दिया और उसका आंसर नहीं दिया है यहाँ। बाबा जी कह रहे हैं ये भ्रम हो सकता है, ऐसा होगा नहीं, ऐसा। उन्होंने ये कहा ऐसी ना कि कौन सी पृथ्वी, मतलब मानव इस तरीके की कल्पना बस जो है ना, ऐसा भ्रमित हो जाता है कि दूसरे लोग से आके हमारे यहाँ हम पे कोई आक्रमण करेगा। हाँ यह भी एक परिकल्पना मानव कुल कर सकता है कि दूसरे किसी पृथ्वी से इस पृथ्वी पर आक्रमण करने का भ्रम हो सकता है। भ्रम शब्द लिखा हाँ, ना, आक्रमण हो सकता है नहीं लिखा उन्होंने। इसमें 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 जो कहीं आगे भी पूरी मानव एक्सप्लेनेशन हो, दी है वो मुझे समझ में नहीं आई। तो वो कह रहे हैं कि कहीं भी मानव सनय सनय जागृति होते हुए जागृतिपूर्ण विधि से समग्र समग्र व्यवस्था को पहचानने का मुहूर्त हर पृथ्वी पर उदय होता है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया इस धरती पर जैसी गुजर चुकी है, उसे देखने पर अनुमान यही होता है कि किसी भी पृथ्वी पर भिन्न जलवायु से मानव कुल का विस्तार होते होते पूरी उस पृथ्वी का ज्ञान होना, भौगोलिक जलवायु परिस्थितियों के स्वरूप समझ में आना, विभिन्न जलवायु से दूर संचार जुड़ना, ये सब सनय सनय गतिशील सोच विचार का परिणाम होना रहेगा। ऐसी संभावना के चलते अंततो गत्वा जागृति पूर्ण विधि को तलाशना ही होता है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि हाँ, युद्ध के वो लिए एक लोग आए या एक्सप्लेनेशन। ना आए, लेकिन जागृति तलाशने के अर्थ में आ सकते हैं। जागृति पूर्ण विधि को तलाशने के उपरांत सदा सदा से बनी हुई इतिहास जुड़ी हुई मिलती है। जागृति के उपरांत व्यवस्था का सूझबूझ होना मानव कुल में ही प्रतिष्ठित है। मानसिकता के आधार पर जागृति को विकसित करने वाला, पहचानने
जानने प्रमाणित करने वाला एकमात्र मानव ही है। तो वो इतने ही बात है भैया कि यदि किसी भी पृथ्वी में जो विकास होगा धीरे धीरे विकसित होते हुए, तो वो युद्ध की ओर ना जाके जागृति को समझने के अर्थ में ही होगा। तो अभी भी हम लोग भी, जो मानव जाति भी दूसरे चंद्रमा आदि पे जो जा रही है, वो इसके लिए नहीं जा रही है कि वहां पे जाके हमला करके लोगों अपना साम्राज्य स्थापित करना है। तो वहां जागृत होने के लिए जा रही है, ऐसा भी नहीं है समझने के अर्थ में ही तो जा रही है, वहां की ना, सुविधा संग्रह के वातावरण को चक्कर में जा रही है। हैं। वहां तो सुविधा संग्रह और युद्ध, सामरिक शक्ति, इसका प्रदर्शन है सारा, उसके लिए जा रही है। मतलब ये चंद्रमा पे और नहीं, दूसरे ग्रहों पे जो जा मुझे रहे तो हैं। लगता है इसमें मुझे तो लगता है मानव की जिज्ञासा है, जो अज्ञात है उसको ज्ञात करने की जो जिज्ञासा है, उसके क्रम में ऐसा कदम उठाया गया। दीदी आपने पेज नंबर 136 लिखा है, तो उस पे क्या प्रशस्त शब्द उसी में आया है 136 पे, नई किताब में? अभी लास्ट आया, लास्ट में अच्छा, उसी में है अभी। नई बुक पुरानी वाली में पुरानी वाली में कौन सा पेज है? वो जनचर्चा में उत्सवों की परिकल्पना है ना, उसमें जनचर्चा में उत्सवों की परिकल्पना। भैया अच्छा, 233 उत्सवों की परिकल्पना पुरानी किताब में चौथी अच्छा। लाइन, जनचर्चा हाँ, में हाँ। उत्सवों की परिकल्पना में चौथी लाइन भैया। हाँ, प्रशस्त प्रक्रिया पूर्वक है ना। हाँ हाँ भैया, मतलब जो प्रक्रिया दिखाई गई है, प्रस्तुत की गई है, उस अर्थ में प्रशस्त प्रक्रिया पूर्वक ऐसा है। तो जैसे ठीक है, मार्ग का प्रशस्त करना, वैसी प्रक्रिया का प्रशस्त करना, अर्थ को प्रशस्त करना, उस अर्थ में ही है। ठीक ठीक। और कोई मुद्दा और परिभाषा संहिता में है भैया प्रशस्त है की जी? परिभाषा। बताइए क्या है, पढ़ दीजिए। एक मिनट। हेलो हेलो, बोलिए ना। हाँ, उपयोगी प्रयोजन, कार्य प्रवृत्ति सूत्र, व्याख्या व प्रमाण। क्या क्या है, फिर से बोलिए। हाँ, उपयोगी प्रयोजन, उपयोगी होना, प्रयोजन को पहचानना, उपयोगिता को पहचानना, और कार्य प्रवृत्ति सूत्र, व्याख्या व प्रमाण। हाँ, और उसके सूत्र को पहचानना, व्याख्या को पहचानना, ये सब और उसका वही प्रमाण। उसी अर्थ में, उसका अर्थ यही हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल भैया। यानी वस्तु स्पष्ट होना, समझ में आना, प्रयोजन स्पष्ट होना, लक्ष्य स्पष्ट होना, वही प्रशस्त होने, और उस तरफ गतिशीलता होना है, वही प्रशस्तता। प्रशस्त होना यानी उस दिशा में आगे बढ़ना है ना। भैया प्रशस्त होना मतलब नई पीढ़ी के लिए कुछ तैयार करना, कुछ प्रमाण परंपरा बनाना, इस अर्थ में कह रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसे नहीं, इसको स्वयं जो मानव का प्रशस्त होना यानी आगे बढ़ना, गति। अच्छा, जैसे हम लोग जीव चेतना से मानव चेतना की ओर प्रशस्त होना, उसके लिए अच्छा अच्छा, उस दिशा में आगे बढ़ना। अच्छा, इस रूप में है। और कोई मुद्दा? और थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो और अर्थ स्पष्ट होगा अपने अंदर में। उसको हम लोग जैसे जैसे अर्थ को, पहले तो हम कोई अर्थ स्वीकारे हुए हैं अंदर में, उस अर्थ के अनुसार तो यही है मार्ग प्रशस्त करना, या कोई चीज को स्पष्ट कर देना, समझ लेना, समझा देना, ये सब प्रशस्त करना ही है ना।
वो भी अर्थ हो सकता है जो आप किताब का योगेश कौन सा भाई पेज कह रहे है? हैं ना कि किसी नई पीढ़ी में कोई चीज को स्थापित कर देना, ये भी प्रशस्त करना ही है। ऐसा जो आप कह रहे हैं वो भी अर्थ हो सकता है। हाँ, अच्छा हाँ ये भैया, जो अभी हम कौन सा पेज है किताब का भैया? जहाँ ये शब्द आया हुआ है, नहीं, कौन सा पेज है अभी ये अपना ये व्यवहारात्मक जनवाद किताब का? हम लोग अभी जो आपने टू खत्म किया वो 2, 3, 4 तक पढ़ चुके हैं। 2, 3, 4 2, 3, 4 में पढ़ ली। यहाँ तक खत्म नई हो। नई किताब में 136 है भैया। हाँ 146 है। नई 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 किताब में 136 में जन चर्चा में उत्सवों की परिकल्पना, उसमें तीसरी पंक्ति है। आज की बात कर रहे हो आप? आज के हाँ आज जी, हाँ जी, हमने आज जहाँ की। तक पढ़ा है ना वो अच्छा, यहाँ अच्छा। तक पढ़ा है। जन चर्चा आज में उत्सवों की परिकल्पना वाला जो पूरा है उसको पूरा पढ़ लिया है। कल आज से हमने पढ़ना है जन चर्चा में कीड़ा विनोद की परिकल्पना, इसको कल अच्छा पढ़ेंगे, है अच्छा ना। अच्छा आज हमने कौन से इससे पेज से शुरू किया भैया? आज अध्याय 8 शुरू किया। अच्छा आज अध्याय 8 शुरू किया। 8 शुरू किया, ठीक ठीक। जन चर्चा की आवश्यकता से लेके। अच्छा तो अच्छा हमने जो है 6 दूनी 12 पेज पढ़ लिए ना, 12 अच्छा अच्छा बल्कि 13 पेज पढ़ लिए, क्योंकि जन चर्चा वाला पेज भी पढ़ लिया है। अच्छा 12-13 पेज पढ़ लिए। अच्छा तो मूल रूप से इसमें जन चर्चा की आवश्यकता क्या है, फिर ये बताया कि जन चर्चा पूर्वक समझने का काम होता है। और समझना क्या है, तो ज्ञान को समझना है, कर्म को समझना है और व्यवस्था को समझना है। उसी को लिखा है बाबा जी ने, ज्ञान मीमांसा, कर्म मीमांसा और व्यवस्था मीमांसा को स्पष्ट करना है। फिर इसके बाद ये लिखा है कि संवाद पूर्वक ही सामाजिकता सूत्रित होती है, उसको उन्होंने स्पष्ट किया है ना। फिर जन चर्चा में सह अस्तित्व की बात आई है, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि झाड़ पत्थर, इसमें है ना, एक इमारतों मूर्तियों चित्रों से। हाँ जी, आप पूरा कर लीजिए। इसके पहले वाला जो आप बता रहे थे ना, सुदूर विगत से, उसके बारे में एक सेंटेंस और लिखा है। बताइए क्या नहीं। जी, तो आपने ये पढ़ा ना, अध्ययन पूर्वक सुस्पष्ट होने का संपूर्ण ज्ञान मीमांसा, कर्म मीमांसा और व्यवस्था मीमांसा को स्पष्ट कर दिया है। तो हाँ शुरू हाँ, से ज्ञान मीमांसा कर्म मीमांसा का पक्षधर रहा है, ये क्या यहाँ पे कहना चाहिए? मतलब जो हमारी सनातन परंपरा है ना, उसमें 2 प्रकार की मीमांसाएं मिलती हैं। हम्म, ज्ञान मीमांसा, कर्म मीमांसा, व्यवस्था मीमांसा नहीं है। हम्म, व्यवस्था मीमांसा नहीं है। बाबा जी ने ज्ञान मीमांसा, कर्म और व्यवस्था मीमांसा तीनों करी है, अच्छा, तो वो लिख ऐसा रहे हैं कह। ज्ञान मीमांसा और कर्म मीमांसा का पक्षधर रहा है, व्यवस्था नहीं है ये। और ये हाँ दोनों व्यवस्था, साधन रहस्य से मुक्त नहीं हो पाए। यदि और ये व्यवस्था दोनों, होते हैं तो मुक्त हाँ, होते हैं। ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कि ज्ञान जो है वो रहस्य में चला गया। हम्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के रूप में जो ब्रह्म ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है आदि, वो जो है रहस्य में ही रहा, और स्पष्ट नहीं हो कर्म, पाया। कर्म और ज्ञान से कर्म में उन्होंने कहा कि फल आपको जो है नर्क और स्वर्ग के रूप में मिलेगा। हाँ नर्क और स्वर्ग वो भी रहस्य में चला गया है ना, हाँ हाँ, क्योंकि फल फल जो है ना वो यहाँ नहीं है। यहाँ तो उन्होंने कहा कि आपको जो है ऐसे कर्म करना है जिससे आपको स्वर्ग मिल जाए, है ना। हम्म, तो यज्ञ तप दान पुण्य आदि ये सब करना है, यहाँ कष्ट में रहना है आपको। हम्म, और वो कष्ट से आप स्वर्ग में जाके फिर इंद्रिय सुख भोग सकते हो आप। और नहीं तो नरक में जाओगे तो नरक में फिर आपको दुख भोगने पड़ेगा। तो नरक और स्वर्ग जो है वो कल्पना में चला गया, जबकि बाबा जी ने जो कर्म मीमांसा की है उसको उन्होंने यहीं स्पष्ट कर दिया, ये कौन से कर्म है, ये कौन से कर्म है, ये कौन से, इस कर्म से क्या होगा, इससे क्या होगा, इसको स्पष्ट कर दिया कर्म दर्शन में, जी है ना। आप जी और फिर व्यवस्था मीमांसा भी करी, परिवार से विश्व परिवार तक व्यवस्था, अखंड समाज व्यवस्था, सार्वभौम व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, वो सब स्तर पे व्यवस्था को मीमांसित किया है।
वहाँ पे व्यवस्था मीमांसा नहीं है, शासन की बात जरूर आई है। शासन की बात, भय प्रलोभन आस्था के आधार पे शासन, तो बाबा जी ने व्यवस्था को मीमांसित किया है। ये जो आप पढ़ रहे थे ना मूर्ति इमारतों के चित्र के आगे, उसके पहले जो लास्ट सेंटेंस है पिछले पैराग्राफ का, ऐसे प्रमाण के साथ हर मानव जागृति के फलन में समझदारी में ही समझदारी की महिमा के रूप में अथवा फलन के रूप में समाधान संपन्न हो जाता है, यही संवाद का प्रयोजन है। तो ये हाँ। सेंटेंस जो समझदारी में ही समझदारी की महिमा के रूप में जागृति के हाँ। फलन, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अभी क्या है ना, जो समझने की क्रिया होती है ना, वो समझदारी में ही होती है। समझदारी का मतलब है सह अस्तित्व में, सह अस्तित्व में ही होती है। अच्छा, यदि सह अस्तित्व छोड़ के यदि हम समझने की कोशिश करते हैं तो स्पष्ट नहीं होता। तो सेंटेंस कैसे कह रहा है कि प्रमाण, यदि आपने व्यवहार में प्रमाण को देखा तो ऐसा प्रमाण के साथ हर मानव जागृति के फलन के रूप में समझदारी है ना, और समझदारी में ही समझदारी की महिमा। अच्छा, तो वो कह रहे सह अस्तित्व में ही समझदारी की महिमा हो पाती है। हाँ जी जी, अथवा फलन के रूप में समाधान होगा। ठीक है, अब स्पष्ट हो। आप आगे अगला वाला आप पैराग्राफ ले रहे थे ना वहां से। तो मैं ये कह रहा था कि बाबा जी ने मीमांसा कहा, का मतलब क्या होता है? व्याख्या हेलो? होती है, दार्शनिक व्याख्या, क्या है मीमांसा? फिलॉसफिकल इंटरप्रिटेशन अच्छा, भी व्याख्या, बोल ठीक। सकते हैं, या फिर दार्शनिक विवेचनाएं भी बोल सकते हैं। व्याख्या, विश्लेषण, विवेचना, तीनों को मिला के भी मीमांसा बोल सकते हैं। तो मीमांसा का जो मूल प्रयोजन होता है वो किसी न किसी सिद्धांत को प्रतिपादित करती है या मत को प्रतिपादित करती है। जैसे हम लोग ज्ञान मीमांसा, धर्म मीमांसा और ये जो तत्व मीमांसा आदि शब्द का उपयोग करते हैं। तत्व मीमांसा का मतलब है कि जो पंच तत्व हैं उनका विश्लेषण किया, तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, उसकी 5 तन मात्राएं, फिर उन तन मात्राओं को पहचानने के लिए 5 ज्ञान इंद्रियें, इन तीनों 15 के योगफल में कर्म इंद्रियां है ना, और कर्म इंद्रियों के माध्यम से ये संसार का क्रियाकलाप, तो ये सबको तत्व मीमांसा बोला गया है ना। फिर इसमें कर्ता पद की बात आई कि भाई ये करने वाला कौन है, इंद्रिय है, मन है, तो फिर वो योग मीमांसा में चित्त की बात आ गई है ना, तो योग मीमांसा हुई। उसके बाद आया कि ये जो मानव का क्रियाकलाप है इसको कैसे नियंत्रण करना है, तो धर्म मीमांसा आ गई, धर्म पूर्वक आचरण को नियंत्रित करना, तो वो धर्म मीमांसा जाके कर्म कांड में फंस गई है ना। फिर इसके बाद हुआ कि अल्टीमेटली कोई अज्ञात शक्ति है जो मानव को चला रही है, तो उस आधार पे ज्ञान मीमांसा आ गई। ज्ञान मीमांसा में ये कहा कि सब कुछ ब्रह्म ही कर रहा है, क्योंकि ब्रह्म ही दृष्टा करता भोगता है, तो पत्ता पत्ता जो है उसी की मर्जी से चलता है, तो आदमी कुछ नहीं है। तो इस तरीके से संसार की निरर्थकता को प्रतिपादित किया, उसको ज्ञान मीमांसा कह रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि सब में रहस्य है ना। तो इसके बाद ये वाला जो चैप्टर था इसमें ये कहा कि हम लोग जो भी मंदिरों के सामने, मूर्ति के सामने, चित्र के सामने या किसी इमारत में जाके, जैसे मुसलमान लोग जो है किसी इमारत में जाते, वहाँ कोई मूर्ति नहीं होती है, या किसी पत्थर के देवी देवता के सामने, कई लोग झाड़ के सामने जाके जो है उससे बातचीत करते, वार्तालाप करते हैं ना। तो बाबा जी कह रहे हैं कि वार्तालाप को समझने जाओ तो क्या करते हैं, अपना रोना ही रोते हैं सब जाके, हम ऐसे दुखी हैं, फलाना है, हमको ठीक कर दो, ये कर दो, ऐसा कुछ है ना, हमारे ऊपर कृपा करो, ऐसा तो विलाप करते हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि विलाप को यदि समझते हैं तो वो एक प्रकार का मानसिक रोग है, और आयुर्वेद भी इसको रोग ही बोलता है ना। आयुर्वेद कहता है कि अति त्रिदोष होने से जो है प्रलाप करता है, ऐसा लिखा हुआ है।
फिर ये भी कहा उन्होंने अज्ञान से भी प्रलाप होता है। तो एक तरीके से जिसको हम लोग भक्ति कह रहे हैं, अभी जो प्रचलित अर्थ में जिसको भक्ति कह रहे हैं, वो भक्ति को उन्होंने मानसिक रोग के रूप में जो है यहाँ पर समीक्षित किया है। और क्यों किया है? क्योंकि उसमें जो है ना रसास्वादन तो है ही नहीं, केवल रोना ही गाना है, बस प्रलाप करना है। तो यदि भक्ति में रसास्वादन है तो फिर वो मानसिक रोग नहीं भी होगा, लेकिन ज्यादातर जगह तो यही दिखता है। 99% लोग तो केवल अपना दुखड़ा रोने जाते हैं मंदिरों में। और मैंने तो देखा भी हो, जैसे एक बार मैं ईद की नमाज होती है ना, ईद के दिन जब मुसलमान लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसमें वो इतने प्रकार से रोते हैं, विलाप करते हैं, इतनी दरिद्रता का, हम तो कुछ नहीं है, हम नाचीज हैं, हम तो ये हैं, आप ही सब कुछ हो, महान हो, ऐसा इतना विलाप करते हैं। वो भाषा को सुन के ही किसी को रोना आ जाए कि आदमी इतना दुखी होता है क्या। क्योंकि दुखी होना अपन को स्वीकार होता नहीं, लेकिन वो भाषा सुन के लगता है। हमारे यहाँ भी जैसे हम कह रहे हैं ना, मैं मूर्ख खल कामी पाप हरो देवा, है ना, हम तो मूर्ख हैं, पापी हैं, कामी हैं, आप कृपालु हो, दयालु हो। तो ये एक प्रकार से विलाप हुआ। और यदि ये विलाप मानव की परस्परता में है तो लोग कहेंगे यार तुम पागल हो क्या। तो एक प्रकार से वो मानसिक रोग ही है, उसको बाबा जी कह रहे हैं कि वो मानसिक रोग है। और फिर ये भी कह रहे हैं कि रोगी होना स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि मानव स्वस्थ होके ही अपने जागृति को प्रमाणित कर सकता है, रोगी होके तो अपनी जागृति को प्रमाणित नहीं कर सकता। इसलिए सारा संवाद जो है वो सार्थकता के अर्थ में ही होना चाहिए। फिर दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया कि कुछ लोग जो है जीव जानवरों के साथ संवाद करने लगते हैं, है ना, पक्षी पाल लेते हैं, कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं, गाय घोड़ा भालू पाल लेते हैं, और फिर उनको अपने इशारों पे चलाने की कोशिश करते हैं। उसको वो कह रहे हैं कि ये जो संवाद है, तो उसमें कह रहे हैं कि ये संवाद सार्थक नहीं है, क्योंकि इसमें इतना ही निष्कर्ष निकलता है कि जीव जानवर मनुष्य के संकेत को ग्रहण कर पाते हैं, बस इतना। इसमें तो एक सार्थक संवाद मानव से ही हो सकता है। इसमें एक सेंटेंस भैया ऊपर की सेकंड लाइन में लिखा है, चर्चा यदि किसी झाड़ पत्थर के साथ करते हैं तब आदमी के संतुलन के बारे में सोचना बनता है। तो उसी को कह रहे हैं कि अच्छा प्रलाप करता है तो संतुलित है या नहीं है। हाँ, मानसिक संतुलन। मानसिक संतुलन। अपन कहते हैं ना संतुलन खो दिया क्या। हम्म। फिर ये जानवरों का उदाहरण है अगले पैराग्राफ में। हम्म। क्योंकि जानवरों के साथ आप भले जीव जानवर कितना भी आपके संकेत को ग्रहण करके वैसा करने लगे, अनुकरण करने लगे, लेकिन उनमें समझने की, फल परिणाम की एक रूपता नहीं आ सकती है, वो मानव के साथ ही आ सकती है। यानी समझ की एक रूपता, फल परिणाम की एक रूपता जो है वो मानव के साथ ही आ सकती है। उसी को समाधान कह रहे हैं। ये समाधान इस रूप में संवाद की सार्थकता को उन्होंने बताया। फिर इसके बाद अगला जो बिंदु है उसमें यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता को उन्होंने स्पष्ट किया है। और इसमें ये कहा है कि मानव यदि त्वसहित व्यवस्था में है उसको वास्तविकता कहा है, और जब वो समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है वो यथार्थता है। तो अपने त्वसहित व्यवस्था में होना ही स्वभाव गति होता है, इसलिए उसको वास्तविकता कहा है। तो हर इकाई जो है अपनी स्वभाव गति में रहती है, यानी वास्तविक है। और जब वो व्यवस्था में भागीदारी के रूप में अध्ययन होती है तब उसमें यथार्थता स्पष्ट होती है, और सत्यता पूरे सहस्तित्व विधि से नित्य वर्तमान रहती है। जब उसको समग्रता में, समग्र व्यवस्था में देखते हैं तब सत्यता होती है। तो इनको स्पष्ट किया उन्होंने।
फिर इसके बाद जन चर्चा में मानवाकांक्षा का प्रबल स्थान है। अल्टीमेटली पूरे मानव जाति में जो भी संवाद होता है वो समाधान के अर्थ में ही होता है, समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व के अर्थ में ही होता है। सफल हो पाए या ना हो पाए, मानव को पता हो या ना हो, लेकिन चर्चा में कहीं ना कहीं अंतर्निहित रूप से समाधान का अपेक्षा, समृद्धि का अपेक्षा ही रहता है, भय मुक्ति का ही अपेक्षा रहता है। उसी अर्थ में ही मानव संवाद करता है। फिर इसके बाद अगले में कहा गया कि मानवीयतापूर्ण योजनाओं की स्वीकृति रहती है। योजना के रूप में चर्चा होने पे, चाहे वो पद्धति के रूप में योजना हो, कार्य योजना हो, व्यवहार योजना हो, यदि जो भी चर्चाएं होती हैं उसमें ये अपेक्षा रहती है कि ये योजनाएं, योजना पूर्वक ही सफल होता है संवाद, ऐसा बोला। सार्थकता का मूल बिंदु अर्थात मूल स्वरूप मानवीय व्यवस्था में भागीदारी करना ही है, और ये भागीदारी योजना पूर्वक ही हो सकती। मानवीय व्यवस्था अपने में स्वराज व्यवस्था ही है जिसकी आवश्यकता सदा सदा से बनी हुई है। मानव अपने में जागृति के क्रम में ही ज़्यादा देर लगाया है, जागृति क्रम में मानव को ज़्यादा देर लग गया है, और इसमें जो असंतुष्टि है वही संतुष्टि के लिए प्रेरणा बन जाती है। फिर इसके बाद अगले पैराग्राफ में जन चर्चा में उत्सवों की बात की है उन्होंने। तो उसमें कहा कि अभी जो मानव परंपरा है वो भय, अपराध, प्रलोभन और श्रृंगारिकता, इसी को उत्सव मान लेती है और इसमें रोमांचित रहती है। बाबा जी कह रहे हैं कि ये तो उत्सवित होना नहीं है। उत्सवित होने का मतलब है वास्तविकता अर्थात सत्यता को उद्घाटित करना, यही उत्सवित होना, यानी समझदार होना और समझदारी को मानव परंपरा में संप्रेषित करना, उसको आचरण में उतारना, यही उत्सव का स्वरूप है। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने अभ्युदय, और फिर इसमें ये भी कहा कि इसमें कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता जो है वो मानव के लिए वरदान है। यदि वो कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता का उपयोग या नियोजन जो है वो वास्तविकता अर्थात सत्यता को समझने में लगाता है ना, उससे उत्सवित हो सकता है मानव। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। ठीक है, और कोई चर्चा? ठीक है भैया, आपने फिर 2 बार भी कर दिया, काफी सार्थक भी रहा, एक पॉइंट भी क्लियर है। हाँ, हाँ, और भी कुछ? और अगली किताब के बारे में फिर क्या तय किया? जैसा सबको लगे, मुझे लग रहा है व्यवहारवादी समाजशास्त्र के लिए कह रहे हैं, तो वो कर लिया जाए। जैसा आप लोगों का तो पहले पुराना इसमें क्रम भी आप लोगों ने देखा ही है, तो उसी क्रम को आप जैसा उचित समझे उसमें तो कोई बात नहीं, नहीं। हम लोगों का क्रम तो अलग प्रकार से था जी, पढ़ना तो सभी को हाँ। ही है, और इस तरह से पढ़ना है कि सभी की गति उसमें बनी रहे, और क्या कहते हैं, उसके लिए उत्साह भी बने। ये मुख्य मुद्दा तो ये है, पढ़ा तो कोई भी जाए। जो तो मैं इसमें जो आपने प्रस्तावित किया था उसमें क्या करना है? हम लोग कुछ एक एक मुद्दे को लेंगे या कुछ पेज, 5-5 पेज ऐसा कुछ रखें, 5 भैया पेज तक? ये भी देखना पड़ेगा ना कि कितनी दूर तक कोई बात कहने में हो जाती है। यदि 5 पेज में कोई बात सिमटी और वो और 2 पेज आगे चली गई, तो ये भी हमें एक तो आइडेंटिफाई तो करना ही पड़ेगा, और जो प्रस्तुत कर रहा है वो कैसे रखना चाहता है, मतलब। और कुछ लोगों को लग रहा है यदि वो अभी इस स्थिति में नहीं है तो कोई बात नहीं, जो लोग करना चाहे, बाकी मतलब सब लोगों की जिसमें सहमति बनी। मुझे ऐसा तो लगा था कितने लोग करना चाहते हैं? जैसे एक तो आप हो गए, दूसरा योगेश भाई हो गए, जी, और तीसरा कौन हो गया? दीदी पूर्णिमा वाजपेयी दीदी हो जाएंगी। 3 भास्कर भाई। जी, भास्कर भाई आप भी करेंगे? जी भैया जी। तो जी। 4 हो गए है ना। अजीत जी आप? अजीत जी भी हाँ कह रहे, यज्ञेश जी ने भी कहा था वो भी कर लेंगे। अजीत जी, हाँ जी करेंगे। लक्ष्मण भाई आप करेंगे? सुनील भैया करेंगे ना? सुनील भाई करेंगे।
नवनीत भाई। नवनीत भाई ने शायद मना किया था ना, उन्होंने कहा था कि पहली बार अध्ययन। मैं कर तो सकता हूँ भैया, पर अच्छा। उतना न्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये सारी चीजें इतनी पहली बार है। ठीक रहेगा ठीक भैया है, कोई उसमें। बात नहीं, हाँ, कोई जितना- बात नहीं, अभी एक एक किताब और होने दीजिए। जी जी। और ये पद्मा प्रिया जी जो है, उन्होंने आप भी अभी मना किया इनको था। भी, हाँ, उन्होंने भी अभी मना। मुझे लगता है अभी उनको भी रोकते हैं। जी जी। और ये रण सिंह परिहार जी हैं,